हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर क्वीन। तो आज के वीडियो में हम द वेस्टलैंड को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने टी.एस. एलियट की बायोग्राफी, उसकी कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड करवाई थी। मेरे चैनल पे जाके अगर आपको टी.एस. एलियट की बायोग्राफी, उसकी वर्क्स की थीम और उसकी लिस्ट ऑफ द वर्क्स को देखना है तो आप डिटेल में मेरे चैनल पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं द वेस्टलैंड के बारे में। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी पोइम है, इसके 5 पार्ट्स हैं। तो आज हम इसका सिर्फ शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे पोइम का। देन उसके बाद में 1 बाय 1 5 पार्ट्स को आपको मैं डिटेल के अंदर डिस्कस करूँगी। तो लेट स्टार्ट द पोइम। पहले हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं। The Wasteland is a famous modernist poem written by T.S. Eliot in 1922। तो वेस्टलैंड जो है वो 20th सेंचुरी की सबसे फेमस पोएम थी। इसको किसने लिखा था? T.S. एलियट ने 1922 में। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम ऑफ 20th सेंचुरी इन इंग्लिश लिटरेचर। द पोएम रिफ्लेक्ट द स्पिरिचुअल क्राइसिस, moral decay and cultural disillusionment आफ्टर द वर्ल्ड वार। तो ये पोइम हमें क्या शो करती है? क्राइसिस को, स्पिरिचुअल क्राइसिस को, मोरल डिके एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में जो कल्चरल डिसइल्यूजनमेंट आया था, उस चीज़ को ये पोइम हमें शो करती है। इस पोइम को 1434 लाइन्स के अंदर लिखा गया था। फर्स्ट अपीयर्ड इन द यूके किंगडम इन द अक्टूबर इशू ऑफ एलियट मैगजीन द क्राइटेरियन। तो अक्टूबर में इसको एलियट की मैगजीन है द क्राइटेरियन, उसके अंदर पब्लिश करवाया गया था। एंड इन द यूएसए, अब द क्राइटेरियन कहाँ का जर्नल था? यूके। एंड यूएसए इन द नवंबर इशू ऑफ द डायल। और यूएसए के अंदर नवंबर में इसको द डायल के अंदर पब्लिश करवाया गया। अब उसके कुछ एल्यूजन है, जैसे वेस्टर कैनन, ओविड के मेटामॉर्फोसिस एंड द लीजेंड ऑफ द फिशर किंग, दांते की डिवाइन कॉमेडी, चौसर का कैंटरबरी टेल्स एंड इवन ए कंटेम्प्रेरी पॉपुलर सॉन्ग द शेक्सपियरियन रग। तो ये कुछ एल्यूजन है जो इसके अंदर पोइम के अंदर लिए गए हैं। वो कहाँ से लिए गए हैं? तो ओविड के मेटामॉर्फोसिस से, द लीजेंड ऑफ द फिशर किंग, दांते की डिवाइन कॉमेडी से, एंड चौसर की कैंटरबरी टेल्स एंड इवन द कंटेम्प्रेरी पॉपुलर सॉन्ग द शेक्सपियरियन रग। अब हम पोइम का कुछ बैकग्राउंड देखता है कि पोइम है वो क्यों लिखी गई थी। तो एलियट रोट दिस पोइम ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ पर्सनल स्ट्रेस एंड इमोशनल स्ट्रगल। जब टी.एस. एलियट अपने स्ट्रेस एंड इमोशनल स्ट्रगल से जब वो जूझ रहे थे, तब उन्होंने इस पोइम को लिखा। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जब बायोग्राफी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि 1915 के अंदर विवियन हेवुड के साथ में जब टी.एस. एलियट की शादी हुई थी तो उनके साथ में उनका रिलेशनशिप जो है वो अच्छा नहीं चल रहा था। तो इसके बाद में तो तभी जो ये पोइम कब पब्लिश हुई थी? 1922 में। तो पोइट्स हमें बता रहा है कि जब वो अपने मेंटल स्ट्रेस, पर्सनल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रगल से जब गुजर रहे थे, तभी उन्होंने उसी पीरियड के दौरान में उन्होंने इस पोइम को लिखा। द पोइम वाज एडिटेड बाय हिज फ्रेंड एजरा पाउंड। अब इस पोइम को एडिटेड किसने किया था? एजरा पाउंड। एजरा पाउंड कौन थी? टी.एस. एलियट की फ्रेंड थी। टू होम एलियट डेडिकेट द पोइम। एंड इस पोइम को डेडिकेट भी किसको किया फिर उसने? एजरा पाउंड को। इट रिफ्लेक्ट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड द सर्च फॉर मीनिंग ए फ्रेगमेंटेड मॉडर्न वर्ल्ड। अब ये क्या रिफ्लेक्ट करती है? ये जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यू है उसको ब्रेक डाउन करती है। एंड सर्च फॉर द मीनिंग इन ए फ्रेगमेंट मॉडर्न वर्ल्ड। जो मॉडर्न वर्ड है उसका क्या मीनिंग है इस पोइम के अंदर, वो हमें दिखाती है। अब इस पोइम के 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक बनाई है जिसके थ्रू आपको ये लर्न करने में आसान हो जाएगा। अब इसका फर्स्ट पार्ट है द बरियल ऑफ द डेथ
फ्रेंड्स, ये जो पोइम है इसके जो पार्ट्स है ये लोड्स ऑफ द एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। इनकी क्रोनोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। हमें यहाँ पे याद रहता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में हम फ्रेम करते हैं क्वेश्चन को तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बनाई है। द पोइम इज़ डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। फर्स्ट है द बरियल ऑफ डेड, सेकेंड है ए गेम ऑफ चेस, थर्ड है द फायर सरमन, 4 है डेथ बाय वाटर, 5 है व्हाट द थंडर से। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? बरियल नाम का लड़का था, बरियल का मतलब हुआ द बरियल ऑफ द डेड, वो गेम खेल रहा था। अब गेम का मतलब हुआ ए गेम ऑफ चेस, वहाँ फायर लग गई तो फायर का मतलब हुआ द फायर सरमन, उसमें पानी वाटर डाला गया, मतलब पानी वाटर डाला गया, डेथ बाय वाटर, एंड उसके बाद थंडर आ गया। थंडर मतलब व्हाट द थंडर सेड। अब ये शॉर्ट ट्रिक है और आपको अगर कोई और ट्रिक मिल रही है तो आप उसके थ्रू भी इसको लर्न कर सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या था पोइम का? द पोइम का स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि इसका 5 सेक्शन में डिवाइडेड थी। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें इसके पार्ट्स के अंदर क्या लिखा हुआ था। द बरियल ऑफ द डेड, दिस सेक्शन इंट्रोड्यूस द थीम ऑफ स्पिरिचुअल डेथ एंड इमोशनल एम्प्टीनेस। किसके बारे में इंट्रोड्यूस करती थी? स्पिरिचुअल डेथ एंड इमोशनल एम्प्टीनेस को। इलियट कंट्रास्ट लाइफ एंड डेथ एंड शो हाउ मॉडर्न पीपुल आर स्पिरिचुअली बैरन। अब इसके जो इम्पोर्टेंट आइडिया थे वो थे लॉस ऑफ फेथ। अब फेथ का मतलब क्या होता है? आस्था। तो यहाँ पर जो आस्था थी उसको लोग खो रहे थे। डेथ एंड रीबर्थ, किसी की मृत्यु हो रही थी और पुनर्जन्म हो रहा था। मेमोरी एंड डिजायर, मेमोरी एंड लोगों की जो डिज़ायर थी, चीज़ों को पाने की जो लालसा थी, वो हमें इस द बरियल ऑफ डेथ के अंदर शो होता है। मोरल एम्प्टीनेस मतलब खालीपन, लोगों में खालीपन सा आ रहा था, क्योंकि ये जो बरियल ऑफ डेथ है इसमें मॉडर्निटी को शो कर रहा है। अब इसकी एक फेमस लाइन है, अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ। इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको जरूर लर्न कर लेना। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। सेकेंड पार्ट, ए गेम ऑफ चेस, दिस सेक्शन शो द एम्प्टीनेस ऑफ मॉडर्न रिलेशनशिप स्पेशली बिटवीन मैन एंड वुमेन। अब इसमें क्या है? मॉडर्न रिलेशनशिप को शो करता है, किनके बीच में? मैन और वुमेन के बीच में कैसा रिलेशनशिप है उसको ये ए गेम ऑफ चेस है इसके अंदर शो करता है। अब इसके कुछ आइडियाज़ है। मैकेनिकल रिलेशनशिप, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, की कम्युनिकेशन का अभाव था। लैक ऑफ कम्युनिकेशन मतलब लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे प्रॉपर तरीके से। मोरल डिक्लाइन, आर्टिफिशियल लाइफ ऑफ द अपर क्लास एंड द स्ट्रगल ऑफ द लोअर क्लास। अब जो अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में जो स्ट्रगल था वो इसके अंदर शो होता है। तो इसके अंदर कौन सी लिटरेरी थ्योरी होगी? मार्क्सिज्म। प्रोलेटेरियन एंड बुर्जुआस, तो दोनों के बीच में जो स्ट्रगल था वो इसके अंदर शो होता है। अब तीसरा है द फायर सरमन, दिस सेक्शन फोकस ऑन द करप्शन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। अब इस सेक्शन में जो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो करप्शन चल रहा है उसको शो किया गया। इलियट यूज द आइडिया ऑफ लस्ट, मोरल डिके। जो इलियट्स है इसके अंदर लस्ट के आइडियाज़ को और मोरल डिके आइडियाज़ को इसके अंदर यूज किया गया है। द टाइटल कम फ्रॉम ए सरमन ऑफ गौतम बुद्धा अबाउट कंट्रोलिंग ह्यूमन डिजायर। अब इसमें जो ये जो टाइटल है फायर सरमन, ये कहाँ से लिया गया? गौतम बुद्धा अबाउट कंट्रोलिंग, किसके बारे में? ह्यूमन की जो डिज़ायर है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ह्यूमन बीइंग है उसकी कौन कौन सी डिज़ायर होती है जिनको कंट्रोल, जिसको जो एक मॉडर्निटी को शो करता है। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं जिसमें सेक्सुअल करप्शन है, लॉस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है, मेटेरियलिज्म है, नीड फॉर प्योरिफिकेशन है। 4 पार्ट, डेथ बाय वाटर। अब ये सबसे शॉर्ट पार्ट है, दिस इज द शॉर्टेस्ट सेक्शन। इट डिस्क्राइब द डेथ ऑफ फिलिबस एंड फिनिसन सेलर एंड रिमाइंड्स रीडर of the
इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। अब इसके अंदर फिलिपस एंड फ्लीनस जो सेलर है उसके बारे में उनकी डेथ के बारे में बताया गया है। सबसे शॉर्ट सेक्शन है। और रिमाइंड रीडर्स ऑफ इनएविटेबिलिटी। इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है डेथ की जो अनिवार्यता है उसको इसके अंदर दिखाया गया है। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट आइडियाज़ है। मोरालिटी, द पावर ऑफ नेचर, वार्निंग अगेंस्ट प्राइड। फिफ्थ सेक्शन, व्हाट द थंडर सेड। द फाइनल सेक्शन प्रेजेंट होप थ्रू स्पिरिचुअल रीजनरेशन। स्पिरिचुअल रीजनरेशन का मतलब होता है, रीजनरेशन का मतलब होता है पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म के थ्रू हमें एक आशा प्रेजेंट करता है ये सेक्शन। क्या प्रेजेंट करता है कि पुनर्जन्म कैसे होता है, उसके थ्रू हमें एक आशा प्रेजेंट करता है। इलियट्स यूज रिफरेंस फ्रॉम ईस्टर्न फिलॉसफी, स्पेशली द बृहदारण्यक उपनिषद। अब इसमें जो रेफरेंस है वो ईस्टर्न फिलॉसफी का जो बृहदारण्यक उपनिषद है उससे लिया गया है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ है वो है स्पिरिचुअल रीबर्थ, जहाँ पे अभी हमने रीजनरेशन के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे इन्होंने रीबर्थ दे दिया। सल्वेशन, सेल्फ कंट्रोल एंड पीस। तो द पोइम एंड्स विद द संस्कृत वर्ड शांति शांति शांति। अब इसका मीनिंग क्या होता है? पीस विद द पासेस अंडरस्टैंडिंग। शांति 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 का मतलब होता है पीस विच पासेस अंडरस्टैंडिंग। अब इसके कुछ मेजर थीम है जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, द पोएम शो द लॉस ऑफ रिलीजियन, फेथ एंड मोरल वैल्यू इन मॉडर्न सोसाइटी। स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस जो इसकी बहुत इम्पोर्टेंट थीम है, ये क्या शो करती है? ये जो हमारे रिलीजन के प्रति जो आस्था है उसको ख़त्म कर देती है, एंड जो मॉडर्न सोसाइटी की जो मोरल वैल्यू है उसको हमें शो करती है कि मॉडर्न सोसाइटी में क्या वैल्यू है वो हमें शो करती है, और जो हमारी आस्था होती है किसी रिलीजन को लेकर उसको भी ख़त्म कर देती है, उसको हमें इसके अंदर शो करती है। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का होता है किसी चीज़ को विखंडन करना, किसी चीज़ को तोड़ना। द पोएम यूज ब्रोकन इमेज, मल्टीपल वॉइस एंड डिफरेंट लैंग्वेज टू शो द फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ मॉडर्न लाइफ। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना। तो ब्रोकन इमेज कि टूटे हुए, जैसे दो लोगों के दिल टूटे हुए, कुछ भी टूटे हुए चीज़ों को मतलब ब्रोकन इमेज को शो करता है। इसमें मल्टीपल वॉइस होती है, डिफरेंट लैंग्वेज का यूज किया गया है, एंड किस में किया गया है? मॉडर्न लाइफ का जो नेचर है उसके थ्रू। अब है डेथ एंड रीबर्थ। इलियट सजेस्ट द स्पिरिचुअल रीबर्थ इज पॉसिबल आफ्टर मॉरल डिके, कि आपकी डेथ के बाद में जो स्पिरिचुअल रीबर्थ है वो इसके अंदर पॉसिबल है, वो इसको शो करता है। कल्चर डिक्लाइन, द पोएम शो द कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना या गिर जाना। कोलैप्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद में जो वेस्टर्न सिविलाइज का जो कोलैप्स हुआ था, ये पोएम हमें उसको शो करते हैं। सर्च फॉर मीनिंग, द पोएम रिफ्लेक्ट्स ह्यूमैनिटी, सर्च फॉर पर्पस इन कन्फ्यूजिंग मॉडर्न वर्ल्ड। अब ये पोएम क्या रिफ्लेक्ट करती है यहाँ पर? ये जो हमारी ह्यूमैनिटी है, जो मॉडर्न वर्ल्ड जो कन्फ्यूजिंग पर्पस है, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो कन्फ्यूज हो गया है, उसके पर्पस के लिए जो हमारी ह्यूमैनिटी है उसको सर्च करना, उसको रिफ्लेक्ट करना। तो सर्च फॉर मीनिंग। अब इसके कुछ मेजर सिंबल्स हैं, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के अंदर कि इसमें जो सिंबल्स दिए गए उनका मीनिंग क्या है। तो वेस्टलैंड है स्पिरिचुअल बैरिनेस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। बैरिनेस का मतलब होता है दरिद्रता। तो जो स्पिरिचुअल बैरिनेस है, तो स्पिरिचुअल दरिद्रता है मॉडर्न सोसाइटी की, वो वेस्टलैंड हमें शो करता है। वाटर का मतलब होता है डेथ एंड रीबर्थ। रॉक का मतलब होता है स्पिरिचुअल ड्राइनेस, जो स्पिरिचुअल सूखापन है उसको शो करता है। अनरियल सिटी मतलब मॉडर्न अर्बन लाइफ। कहाँ की मॉडर्न अर्बन लाइफ? जो लंदन के जो लोग हैं, पीपल है, उनकी मॉडर्न अर्बन लाइफ को।
थंडर का मतलब होता है वॉइस ऑफ स्पिरिचुअल ट्रूथ। अब इसके कुछ लिटरेरी फीचर और कुछ टेक्निक्स हैं। एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उसका नाम लिए बिना उसे बताना, मतलब ए टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज दैट यूज ए म्यूचुअली अंडरस्टैंड डिफरेंस टू मेक ए पॉइंट। जैसे फॉरबिडन फ्रूट। जब एडम और ईव की जब स्टोरी पढ़ते हैं तो फॉरबिडन फ्रूट का हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो एल्यूजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करना, उसकी तरफ इशारा किए बिना किसी भी चीज़ को बताना कि इसके अंदर ये है, तो उसको बोलते हैं इल्यूजन। अब इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है जब लोग किसी भी चीज़ को पढ़कर सुनकर जो उनके दिमाग में एक पिक्चर बनती है उसको बोलते हैं हम इमेजिनरी। सिंबल मतलब जब हम द यूज ऑफ सिंबल टू रिप्रेजेंट थिंग स्पेशली इन आर्ट एंड लिटरेचर। मतलब जब किसी आर्ट और लिटरेचर के अंदर किसी भी चीज़ के लिए जब हम सिंबल्स को यूज करते हैं उस चीज़ को समझने के लिए या उस चीज़ को शो करने के लिए, उसको सिंबॉलिज्म बोलते हैं। फ्री वर्स का मतलब है इसमें कोई भी राइम स्कीम को यूज नहीं किया गया है, इसको फ्री वर्स में लिखा गया है। इसमें मल्टीपल नरेटर्स है एंड मिथिकल मेथड है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन है। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, आई विल शो यू फियर इन ए हैंडफुल ऑफ डस्ट, दीज फ्रेगमेंट्स आई हैव शॉटेड अगेंस्ट माई ड्यून्स, शांति शांति शांति। अब इस पोएम का मैसेज क्या था? द पोएम सजेस्ट दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन इज स्पिरिचुअली इम्पैटिंग बट रीजनरेशन इज पॉसिबल थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन, कंपैशन एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस। मतलब ये पोएम जो है वो बताती है कि जो स्पिरिचुअल इम्पैटी है वो मॉडर्न सिविलाइजेशन में ख़त्म हो चुकी है। मतलब जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उनके अंदर जो स्पिरिचुअल इम्पैटी है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वो पॉसिबल है किसके थ्रू? सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब खुद को डिसिप्लिन करके, कंपैशन एंड स्पिरिचुअल, भगवान को याद करके, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, भगवान को याद करके, कंपैशन और खुद को डिसिप्लिन में रखकर हमारा तो पुनर्जन्म है वो पॉसिबल है। अब कंक्लूजन देख लेते हैं, इस पोएम का कंक्लूजन क्या है। तो द वेस्टलैंड इज ए कॉम्प्लेक्स पोएम दैट प्रेजेंट द क्राइसिस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड सजेस्ट द नीड फॉर मोरल एंड स्पिरिचुअल रिन्यूअल। मतलब वेस्टलैंड की एक कॉम्प्लेक्स पोएम थी जो क्या प्रेजेंट कर रही थी? जो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो क्राइसिस थी उनको प्रेजेंट कर रही थी। एंड जो स्पिरिचुअल रिन्यूअल मतलब जो आध्यात्मिक जो हमारा पुनर्जन्म है फॉर ए मोरल नीड, तो ये उस किसको सजेस्ट करी है? पुनर्जन्म को, और हमारी जो मोरल नीड है वो उसको शो कर रही है। Eliot combines Western and Eastern philosophy to show that peace can be achieved through inner transformation. Eliot इसके अंदर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फिलोसफी को शो करता है कि हमारा जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम चीज़ों को या पीस को अचीव कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें ये जो है टी.एस. एलियट शो करता है।